हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या किया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। सो दोस्तों, इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, AICPA का दिया हुआ डेफिनेशन है ना। तो ये डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा हुआ है वो कुछ ऐसा है: अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। मेरा यहाँ पे कंसर्न सिर्फ वो पहले 3 शब्दों में है। क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। दिस इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस नाउ। तो अकाउंटिंग प्रोसेस है ही क्या? अकाउंटिंग प्रोसेस इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी के डिटेल में लेट्स एंटर। सो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक क्या देखा? शुरुआत से अगर एक लिंक देखा जाए तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं दैट हु इज द एंटिटी। ठीक है, यहां मेरा बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस यह है कि मुझे यह मेक श्योर कर लेना है कि मुझे किसके एंगल से सोचते हुए अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द एंटिटी। नॉर्मली स्पीकिंग वी विल बी थिंकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ एन ओनर। ठीक है, ओके। एंटिटी क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड गैदर करते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। करेक्ट? सो वी गैदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जब ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की बात करता हूं, कहने का मतलब मैंने आपको बताया था ये दोनों में फर्क क्या होता है। तो यहां पर हमें 2 बातों पे ध्यान रखना होगा। पहली बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को जब मैं यहां कह रहा हूं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशंस। ठीक है, बिजनेस में जितने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन मतलब गॉसिप मटेरियल नहीं कह रहा हूं, इंफॉर्मेशंस जो आ रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशंस में बेसिकली आई एम गैदरिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। मैं हर तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखता हूं। मेरी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात, इट शुड बी रिलेटेड टू entity. It should be related to entity. ठीक है, कहने का मतलब भैया सिर्फ एंटिटी जिस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, मैं इन ही ट्रांजैक्शंस में दिलचस्पी रखता हूं, अदरवाइज मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमने कोई चीज पढ़ा था कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर। So if I'm looking at the business as a separate entity, if I'm looking at a business as a separate entity, then I'm not even concerned with the owner. Getting me? So owner के personal nature के transactions में I'm not interested. Why? Because वो उसके अलग transactions है भाई. He's a separate person. The business is a separate person. Owner is a separate person. Correct? So I am interested only in those transactions where business is involved and not in those transactions where the owner is involved. Right? चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और हमने सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को गैदर कर लिया। ठीक है, जैसे ये गैदर कर लिया, अब यहां से शुरू होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस अकाउंटिंग प्रोसेस में बढ़ने से पहले हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट येस देयर आर अ फ्यू स्टैंडर्ड्स। हमने पूरी तरह से अभी तक स्टैंडर्ड्स डिस्कस नहीं किया, जरूरत नहीं है, जितना जरूरत था मैंने उतना आपको बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें आर प्रीरिक्विजिट्स टू डेवलप एन अकाउंटिंग सोच। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बात क्लियरली बताया है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग के जरिए मैं दूसरों से, किसी भी पर्सन से मेरे अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा हूं। किसी को भी अगर मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह की दिलचस्पी है तो आई विल कम्युनिकेट टू हिम इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, और अकाउंटिंग लैंग्वेज है बड़ा सिंपल। ठीक है,
हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और दुनिया भर के अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इसमें तो दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये होता है वो होता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। यहां पर सिर्फ दो ही शब्द होते हैं, एक को हम कहते हैं डेबिट, एक को हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग हम इसे ऐसा देखते हैं कि डेबिट मतलब सर अकाउंट का लेफ्ट हैंड वाला साइड, और क्रेडिट मतलब अकाउंट के राइट हैंड वाला साइड। नॉर्मली हम इतना ही कहते हैं, ठीक है, बट देयर इज मोर टू इट। द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। एक तरह का क्या हो गया ये, सिंबॉलिक लैंग्वेज। इफ यू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, उससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन पता चलता है, कोई मीनिंग पता चलता है। इफ यू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, इससे भी मुझे कोई मीनिंग पता चलता है। ठीक है, सो डेबिट क्रेडिट इज नॉट जस्ट साइड, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड जस्ट राइट हैंड साइड, नहीं, इट हैज मोर टू इट। ठीक है, तो खैर वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल मैंने पहले मेरा एक अकाउंटिंग सोच डेवलप किया, और अकाउंटिंग सोच को डेवलप कर लेने के बाद अब हम आ गए अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, देखो अभी सबसे पहले स्टेप 1, वी गो फॉर कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट इसका भी एक बकायदा एक फाइल बनता है। ठीक है, वी मेक अ फाइल, ओके, ऑफन दिस इज कॉल्ड एज द वाउचर फाइल, वाउचर फाइल, राइट। सो व्हाट डू वी डू हियर, यहां पे क्या किया जाता है, बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, I am talking about evidence. I am talking about evidence of the transaction and event. दोस्तों अकाउंटिंग करते वक्त कोई बंदे ने आके मुझे बता दिया, अरे पता है क्या ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने बोला अच्छा तू पक्का बोल रहा है ना, ऐसा हुआ ना, ठीक है मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, किसी के भी कुछ भी कह देने से कुछ भी हम लोग कर देंगे, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट वी हैव टू गैदर एविडेंस। ठीक है, now this evidence can be in any form, this can be in the form of a bill, mostly in the form of a bill, ठीक है, bill या invoice, ठीक है, it can also be in the form of some other document like a note, है ना, a memo, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि आप कुछ खरीद के लाते हो, तो जो आपके हाथ में दिया जाता है that is kind of cash memo, ओके, या कई बार आप देखोगे कई बार एक डेबिट नोट बनाया जाता है, क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। Now these documents are something which are very important to be maintained properly, क्योंकि this is basically the evidence of the transaction. बात समझ में आ रहा है? देखो बात को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जाके आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा, एनीथिंग, ठीक है, अब उसमें कुछ दिक्कतें आई, मान लो कुछ प्रॉब्लम आया, उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये खरीद के तो महीना 2 महीना ही हुआ है ना, इतने जल्दी तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो आप दुकान में वापस गए, बोला कि देखो भाई आपने 1 साल का वारंटी दिया था, बराबर, तो अगर आपने 1 साल का वारंटी दिया था तो ये तो 2 महीने में ही प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक करके दो मुझे, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा कुछ, राइट, ओके। सो इफ यू से लाइक दैट, देन व्हाट द शॉपकीपर विल से, शॉपकीपर विल डिमांड फ्रॉम यू वन थिंग, व्हाट इज दैट, बिल दिखाइए जरा। Getting me? The first document that he will demand is bill. Okay? So कहने का मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी एक बिल यानी सबूत ऑफ द ट्रांजैक्शन का एक अहमियत होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है, करेक्ट। तो यही चीज हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में भी तो काम में आएगा, है ना। हम लोग अगर कोई चीज कोई ट्रांजैक्शन को लिखने जा रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में हमें यह लिखना जरूरी होगा कि भैया ये ट्रांजैक्शन का सबूत क्या है, ये पहले मेंटेन करना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सोर्स डॉक्यूमेंट। नाउ वंस आई एम रेडी विद द सोर्स डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ के क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग कॉल्ड एज बुक कीपिंग। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बुक कीपिंग। ओके, एज सुन एज आई हैव द सोर्स डॉक्यूमेंट, तो सोर्स डॉक्यूमेंट उस सबूत की बुनियाद पे मैं बुक कीपिंग प्रोसेस में एंटर कर जाऊंगा। Bookkeeping process means basically in entity के point of view से सोचते हुए in books of entity ऐसा करके हम लोग लिखते हैं, है ना। यानी हम लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर ले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और यहां पर we will be maintaining books of accounts,
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा। अब ये कौन से बुक्स होते हैं, चलिए जरा इस पे गहराई में जाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2 एरो बनाए हैं। 2 एरो क्यों बनाए हैं, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स दैट आर मेंटेन्ड। वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी बुक, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं एज द प्रिंसिपल बुक। ओके, प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक। चलो वन बाय वन। नाउ this primary book is also called as the record book. Okay, yeah, you can also call it as the book of original entry. ठीक है, या आप इसे जर्नल बुक इस नाम से भी पुकार सकते हो। ठीक है, ओके। Principal book, this is also called as a secondary book. ये नाम से पड़ गया है क्योंकि हम पहले वाले बुक को प्राइमरी बुक कहते हैं तो इसको सेकेंडरी बुक कहने लग गए। सेकेंडरी बुक, या द मोस्ट पॉपुलर नेम इज यस द लेजर बुक। ठीक है, चलो ठीक है, प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक, ये 2 तरह के बुक होंगे। चलो, पॉइंट इज कि अगर मैं प्राइमरी बुक की बात करूं, प्रिंसिपल बुक की बात करूं, यहां पर मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मुझे पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना है। व्हाट इज माय इंटेंशन? माय इंटेंशन इज टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, यानी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, किसी को कोई भी चीज चाहिए तो भैया ये सोर्स डॉक्यूमेंट और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के मैं उनको हर चीज बता सकता हूं, हर इंफॉर्मेशन। गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट इज डन। अब इसमें एक ही एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है मटेरियलिटी। क्या कहा मैंने कहा कि यार ये सोर्स डॉक्यूमेंट यानी मेरा वाउचर फाइल और ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं इतने डिटेल में रिकॉर्ड्स रखूंगा कि इफ एनीबडी कम्स टू मी आस्किंग फॉर एनीथिंग अबाउट एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो सब मेरे पास यहां पे अवेलेबल होगा। I'll just open the books of accounts, I'll just open the voucher file and I will communicate the details, जो भी डिटेल है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है and that exception is materiality। अरे भाई देखो, मैंने इसलिए आपको वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले बताया था। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग के कानून कायदे। अब ये कानून कायदे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर कदम पे हमें दिखते हुए जाएंगे, कोई ना कोई प्रिंसिपल दिखता हुआ जाएगा। देखो अभी बिजनेस एंटिटी का तो यूज हो ही गया, मटेरियलिटी में आ रहे हैं, धीरे धीरे बाकियों में भी आएंगे। ठीक है, ओके, चलो मटेरियलिटी का मैंने यहां पे एक्सेप्शन करके बताया क्यों। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा कि मुझे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आई विल बी फोकसिंग ऑन डिटेल, पूरा डिटेल। ठीक है, लेकिन ये डिटेल में मटेरियलिटी इज एन एक्सेप्शन। मतलब ये है कि भाई मैं ट्रांजैक्शन के नेचर को स्टडी करूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि उस ट्रांजैक्शन में कितना दम है, यानी कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना मटेरियल ट्रांजैक्शन है। आई विल लुक इनटू दैट। ठीक है, अगर ये इमटेरियल है तो भैया हम थोड़ा सा शॉर्टकट वे में कुछ तो भी इधर उधर करके भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। सर मतलब क्या हुआ, नहीं समझा? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। देखो यार, हम लोगों ने ना एक ट्रक खरीदा, ट्रक। ठीक है, ट्रक खरीदा तो भैया इसको तो मुझे स्पेशल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एसेट खरीदा है ना। तो इफ आई एम बाइंग एन एसेट आई विल डेफिनेटली पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस सेपरेटली। ट्रक खरीदने का मैं एक अलग जर्नल एंट्री पास करूंगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से मान लो कि मैंने मान लो कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है, तो कंप्यूटर खरीदा है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं, इसका भी एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसी तरह से मैं सेम एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आप लोग सुनो मेरी बात को ध्यान से। इसी तरह से अब मान के चलो मैंने कैलकुलेटर खरीदा, पेपर वेट खरीदा, स्टेपलर खरीदा, है ना, पंचिंग मशीन खरीदा, ऐसे बहुत सारी चीजें खरीदे।
ठीक है, जो मेरे ऑफिस में रेगुलरली काम में आते रहेंगे, मैंने थोड़ा बल्क में खरीद के रख लिया। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता, हम लोग फाइल्स खरीद के रखते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करके रखने के लिए, तो फाइल्स खरीदे, पेपर्स, ब्लैंक पेपर्स खरीदे, ऐसे बहुत सारे पेन पेंसिल खरीदे, ये सब हम लोगों ने खरीद के रखा है। ठीक है, तो मैं जब रिकॉर्ड रखूंगा, तो वैसे तो डिटेल में अगर रिकॉर्ड रखना है तो मेरे को हर एक का अलग अलग रिकॉर्ड रखना होगा। तो मैं बनाऊंगा कैलकुलेटर अकाउंट, देन फाइल अकाउंट, देन पेपर वेट अकाउंट, देन पंचिंग मशीन अकाउंट, देन स्टेपलर अकाउंट। जरा आराम से देखो भाई, ये जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं ये छोटे मोटे आइटम है भाई, है ना, कोई बहुत बड़े चीजें नहीं है। अगर ये बहुत बड़े चीजें नहीं है, ये उतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखते, तो हम इनके लिए इंडिविजुअली, सेपरेटली स्पेशल जर्नल एंट्री पास करने की जगह इनको मर्ज करके वी कैन आल्सो पास अ जर्नल एंट्री कॉल्ड एज स्टेशनरी। क्या खरीदा? स्टेशनरी खरीदा। अब स्टेशनरी पे बहुत सारी चीजें खरीदा भैया, स्टेशनरी खरीदा। So what are you doing here? Basically, when you are debiting stationery account, you are not recording complete details. That's why it is an exception. ठीक है, लेकिन this is allowed, चलता है। क्यों? अरे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में ऐसा कर सकते हैं, चल जाएगा। Getting me? So normally speaking, we maintain full details, लेकिन वहीं पर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में थोड़ा शॉर्टकट चलता है, अलाउड है उतना। ठीक है, चलो, तो ये समझा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब प्राइमरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, जिसमें हम नॉर्मली डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, एक्सेप्शन मटेरियलिटी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अभी। अब प्राइमरी बुक जब मैं बात कर रहा हूं, जर्नल बुक, इसके भी दो अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे दो अलग अलग तरीके होते हैं? देखो, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। अरे सर ये क्या है? ये तो कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा। ठीक है, अरे मैंने स्पेलिंग क्या लिख दिया, एक मिनट बताता हूं, टेंशन मत लो। क्या होता है ये? देखो, ये दो शब्द मैंने जानबूझ के लिखे क्योंकि ये दो शब्दों को पढ़ के दिमाग में कुछ बात आ जाता है। क्या बात आ जाता है? जैसे मैं कहता हूं सेंट्रल एसी है, मॉल वगैरह में जाते तो लगा रहता है ना सेंट्रल एसी, यानी एक ही एसी लगा है जो पूरे सब जगह पे ठंडा कर रहा है, बराबर। तो इसी तरह से अगर मैं कहता हूं सेंट्रल मैनेजमेंट है, या और एक सिंपल एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट है, मालूम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का केयर करते हैं वो लोग, है ना। लेकिन वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट स्टेट्स, बराबर। तो कहने का मतलब, मैं जो कहना चाहता हूं ये है कि बिजनेस अकाउंटिंग करते वक्त जब मुझे बेसिक जर्नल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो मैं चाहूं तो एक सेंट्रलाइज्ड बुक मेंटेन करूं, ओनली वन सेंट्रलाइज्ड बुक, और इसी बुक में आई विल पास ऑल द रिकॉर्ड्स, यहां पर मेरे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे एक ही रजिस्टर में। ठीक है, जैसे कॉलेज के ज़माने में, आज भी इनफैक्ट अभी के ही ज़माने में, आप लोग जो सोचते हो, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही रजिस्टर मेंटेन किया, अभी तो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने रजिस्टर मेंटेन किया होगा। ठीक है, तो रजिस्टर मेंटेन किया होगा तो शायद ये भी हो सकता है कि एक ही रजिस्टर मेंटेन किया फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, है ना, उसी रजिस्टर में सब कुछ लिखे जा रहे हैं, डिपेंड्स। ठीक है, तो एक बुक मेंटेन किया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं अपन, या ऑल्टरनेटिवली हम लोग ओके, सो मैं ये कह रहा था कि मल्टीपल बुक्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं, बिल्कुल। मल्टीपल बुक्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक नहीं, एक से ज्यादा बुक्स मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड के लिए ही
जर्नल एंट्री पास करने के लिए ही, लेकिन हम लोग एक बुक ना मेंटेन करते हुए बहुत सारे अलग अलग बुक्स मेंटेन करेंगे। सर ऐसा क्यों होता है? अरे भैया आप सोच के देखो, सिंपल सी बात है। आपको अगर पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स को नोट करके रखना है तो आप एक रजिस्टर में भी लिख सकते हो, उसी रजिस्टर में अकाउंट्स, उसी रजिस्टर में इकोनॉमिक्स, उसी रजिस्टर में सब कुछ वहीं पे वहीं, है ना। और ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करो। एक अकाउंट्स के लिए अलग बना लिया, एक इकोनॉमिक्स के लिए अलग बना लिया, हर सब्जेक्ट के लिए आपने अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए। नहीं कर सकते क्या? तो वही बात होगी यहाँ पर, या तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, एक रजिस्टर, या आप एक से ज्यादा रजिस्टर मेंटेन करो। सर सब्जेक्ट के मामले में तो समझ में आया, लेकिन रिकॉर्ड्स के केस में ऐसा कैसे हो सकता है? वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सब्सिडियरी बुक्स। दिस इज एग्जैक्टली दैट। ओके, so what do you mean by subsidiary books? Subsidiary books is basically the record keeping process only. It is nothing but a record keeping process, but record keeping process in multiple books. So multiple books में basically what will happen is for every single common transaction, I will say. Common transaction से मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो होते हैं इनमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको नजर आएंगे जो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। सेम बार बार सेम ट्रांजैक्शन होता रहता है। सो इफ यू फाइंड सच रेपिटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए यू कैन मेंटेन अ सेपरेट बुक। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक। अभी के लिए सिर्फ मैं बता के रख रहा हूं, आगे चल के इसका डिटेल बताऊंगा। यहां बेसिकली we are doing a kind of shortcut accounting, shortcut, ठीक है। तो यहां जो एक रेपिटेशन ऑफ वर्क होता है, सेम चीजें बार बार लिखे जाते हैं, वहां एक तरह का शॉर्टकट आएगा जिसकी मदद से वो रेपिटेशन अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट अकाउंटिंग होगा। कैसे होता है? we will learn about it, we will come to it। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया। बेसिकली यू कैन मेंटेन वन जर्नल बुक और यू कैन मेंटेन मल्टीपल सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, दोनों में हो क्या रहा है? वी आर एंटरिंग द प्राइमरी रिकॉर्ड्स, यानी यहां पर वी विल बी पासिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहां पर हमारे अकाउंटिंग डेफिनेशन का पहला हिस्सा खत्म होगा। क्या? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग ऐसे होगा। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या था? क्लासिफाइंग। अगला वर्ड था classifying. Okay, so classifying will be done in the form of maintaining principal book. ठीक है, तो प्रिंसिपल बुक या सेकेंडरी बुक या लेजर बुक, यहां पर होगा ये कि अब अगर मैं रिकॉर्ड बुक को देखूं, रिकॉर्ड बुक में मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं, एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, मैं इनके जर्नल एंट्री पास करते जा रहा हूं। ठीक है, ये तो कर लिया, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे ना किसी एक खास अकाउंट के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल, आई वांट टू नो व्हाट इज द टोटल परचेजेस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगस्त महीने के टोटल परचेजेस मुझे चाहिए, कितना है बताइए। सो जस्ट इमेजिन, ये हमने एक रजिस्टर बनाया, जर्नल है ना, इसमें हर तरह के ट्रांजैक्शन लिख के रखे। सारे लाइन से तो आएंगे नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे। तो क्या वहां पे हम ढूंढते रहेंगे कि कहां परचेज है भाई? परचेज किधर है रे बाबा? परचेज ढूंढो रे बाबा, परचेज ढूंढते रहेंगे, ढूंढ के उनकी अकाउंटिंग करेंगे। समझने की कोशिश कर रहे हो? यानी आप अगस्त की जर्नल एंट्रीज को देखोगे और वहां पे परचेज ढूंढते रहोगे, कैलकुलेटर बाजू में रखोगे और उसके बाद टोटल लेते जाओगे। इज दिस द वे यू विल प्रोसीड? नहीं यार, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्रोसीड। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, लेजर बुक में इंडिविजुअल वन पेज, ऐसा हमारे लिखते वक्त हम भले ही ऐसा नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि देयर इज वन पेज एंड दिस पेज इज डेडिकेटेड फॉर वन अकाउंट। ठीक है, डिपेंड करता है, मतलब आपके जरूरत अनुसार। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अकाउंट में मेरा एक पेज से काम नहीं हो रहा है, एक पेज से मेरा क्या होगा, बहुत ट्रांजैक्शन है। तो अगर बहुत ट्रांजैक्शन है तो बिल्कुल यू कैन मेंटेन द सेम अकाउंट इन 2 पेजेस, 3 पेजेस, 5 पेजेस, डिपेंड्स आपके जरूरत अनुसार। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट नॉर्मली 1 पेज 1 अकाउंट।
ठीक है, तो ये अकाउंट मैंने बनाया। अब ये वन अकाउंट जो मैंने बनाया, मेरे पेज को, ये जो मेरा पूरा पेज है, ठीक है, इस पेज को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। सो आई हैव अ लेफ्ट हैंड साइड नाउ, आई हैव अ राइट हैंड साइड नाउ। नॉर्मली स्पीकिंग, द लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको यही कहा कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तक लिमिट करके मत रख देना, उससे थोड़ा ज्यादा है भाई, और भी है। ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट द डेबिट साइड या राइट हैंड साइड इज नॉट द क्रेडिट साइड, बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। तो वो और क्या है, इस पे भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे हौले हौले आएंगे। ओके, सो नाउ मैं इस तरह से हर पेज में एक एक अकाउंट बनाता जाऊंगा और हर एक अकाउंट को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, जब मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं, उस वक्त आई विल अप्लाई द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मैं क्या अप्लाई करूंगा? आई विल अप्लाई द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक व्हाट आई विल डू इज, मैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करूंगा दो एस्पेक्ट्स। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? और इन दोनों एस्पेक्ट्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा, और इनमें से एक एस्पेक्ट को करूंगा डेबिट तो दूसरा एस्पेक्ट को करूंगा क्रेडिट, सच दैट एवरी डेबिट विल बी इक्वल टू अ क्रेडिट। So you will from the very first transaction maintain this debit is equal to credit. ठीक है, this is by application of dual aspect. चल ठीक है, तो मैं यहां पे अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये आइडेंटिफाई कहां कर लूंगा? ये मैं रिकॉर्ड बुक में आइडेंटिफाई कर लूंगा, लेकिन वो अकाउंट बनाऊंगा लेजर में। ठीक है, एक तरफ से ऐसा समझ लो कि मैंने जर्नल में जस्ट डिफाइन किया कि ये अकाउंट को डेबिट करना है, वो अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक्चुअल डेबिट क्रेडिट करूंगा यहां, कहां? इन माय लेजर। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। क्लासिफिकेशन से इसका मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन से इसका मतलब क्या है? देखो, लाइक से फॉर एग्जांपल देयर माइट बी एन अकाउंट, जैसे लेट्स अज्यूम कि एक अकाउंट है शर्मा जी अकाउंट। ठीक है, शर्मा जी अकाउंट। अब शर्मा जी से हमारे लेन देन चलते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे परमानेंट ग्राहक है। ठीक है, ये हमारे पास से सामान खरीदते रहते हैं। ठीक है, हम उनको बेचते रहते हैं और बदले में पैसे आते रहते हैं, खाता चलता है उनका हमारे यहाँ पे, है ना। तो भैया वो खरीदते रहते हैं, हम लोग भेज देते सामान, और बाद में जब भी पैसे देते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, फिर सामान भेजते हैं, फिर एडजस्ट करते, चलता रहता है। सो शर्मा जी के अकाउंट में कभी उनसे पैसे रिसीवेबल दिखेंगे, कभी पैसे मिल गए दिखेंगे, यानी यहां पर एक तरफ से देखने जाओ तो इनका अकाउंट डेबिट भी होगा, इनका अकाउंट क्रेडिट भी होगा, चलता रहेगा, है ना। लेकिन क्या यह जरूरी है कि शर्मा जी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लाइन से एक के बाद एक जर्नल एंट्री में नजर आए? नहीं ना, वो तो डिपेंड करता है कब उन्होंने सामान लिया, कौन से डेट में लिया, कब पैसे दिए, डिपेंड करता है, अलग अलग डेट पे एंट्री होगी, है ना। तो द डेटा ऑफ शर्मा जी इज स्कैटर्ड, वो जर्नल में कहीं पे घूम गया है, बहुत सारी जगह पे लिखा है, मल्टीपल प्लेसेस। गेटिंग मी? सो लेजर के जरिए होगा क्या? यहां इस पेज में आई विल मेक हियर शर्मा जी अकाउंट। ठीक है, यहां मैं बनाऊंगा शर्मा जी अकाउंट। ठीक है, सो जहां जहां पे भी मैंने शर्मा जी को डेबिट किया वो अमाउंट यहां पे लिखूंगा। कहां लिखूंगा? डेबिट साइड में। और जहां जहां भी मैंने शर्मा जी को क्रेडिट किया वो अमाउंट यहां लिखूंगा। कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा ऑफ शर्मा जी जो जर्नल में कहीं ना कहीं बिखर गया था वो एक जगह आ गया इन माय लेजर। ठीक है, सो इसकी वजह से होगा क्या? नाउ आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भैया कब कितना पैसा लेना था, कितना पैसा मिल गया, अब कितना बाकी है, ये सब चीज मैं यहां पर एनालाइज कर पाऊंगा। गेटिंग मी? सो जर्नल इज मेंटेन्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेकिन लेजर इज मेंटेन इन एनालिटिकल मैनर। आर यू गेटिंग मी? तो जर्नल एंट्रीज तो सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए है, लेजर में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैंने जो रिकॉर्ड्स रखे थे वो सब एक जगह आ गया, जिसकी वजह से
मैं एक अकाउंट में जूम इन करके उसको फोकस करके उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उसको एनालाइज कर पा रहा हूं कि उस अकाउंट में एग्जैक्टली कौन सा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। गेटिंग मी? तो ये सब होता है लेजर में। अब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब मैं इसको भी आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है? सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई होप। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करके। उसके बाद हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग करते वक्त हम दो तरह के बुक्स मेंटेन करते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी बुक, एक को कहते हैं प्रिंसिपल बुक। ठीक है, प्राइमरी बुक में भी दो तरह की चीजें हो सकते हैं, या तो हम एक ही बुक बनाए सेंट्रलाइज जिसमें सारे रिकॉर्ड्स किए जाए, या हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड यानी बहुत सारे मल्टीपल बुक्स मेंटेन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, चाहे एक बुक बनाओ चाहे सब्सिडियरी बुक्स बनाओ, अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल बुक में, लेजर बुक में। यहां पे हर एक पेज में एक अकाउंट बनाते हुए चलते हैं और वो सारे बिखरे हुए डिटेल्स एक जगह आ जाते हैं जिससे वी आर एबल टू एनालाइज द थिंग्स। ठीक है, यहां तक समझा? ओके, आगे ये पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट इज कि यहां पर वैसे देखने जाओ तो मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म होता है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा बाकी है। इसके आगे वैसे आता है समराइजिंग। ठीक है, इसके आगे क्या आता है, समराइजिंग। लेकिन हम लोग ना समराइज करने से पहले, समराइज करना मतलब क्या होता है समझो आप बात को। देखो, आपको मैंने अभी बताया कि रिकॉर्ड जब हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तब पूरे डिटेल में मेंटेन कर रहे हैं, है ना। समराइज करना मतलब क्या होता है, शॉर्ट करना, चीजों को कम करना, है ना। तो यहां पर हम लोग चीजों को कम करेंगे, समराइज करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, तो मतलब अरे यार वो इतना डिटेल जो लिख के रखा है उसको समराइज वे में बताएंगे। मतलब अरे यार मेरे 1 तारीख को इतने सेल, 10,000 के सेल, 2 तारीख को 20,000 का सेल, 3 तारीख को 4,000 का सेल, 4 तारीख को 50,500 का सेल, ऐसे एक के बाद एक है। तो समराइज मतलब साल भर में टोटल सेल कितना। That's it. अच्छा ठीक है, शर्मा जी से ने मुझे 10,000 लेने थे, फिर उन्होंने 7,000 रुपए दिए, फिर बाद में और उनसे 50,000 लेने थे, फिर उन्होंने 30,000 दिए, फिर उनसे और 40,000 लेने थे, फिर उन्होंने 20,000 दिए, फिर उनसे और 10,500 लेने थे, फिर उन्होंने 12,000 दिए। ठीक है भाई, इतने सारे डिटेल हुए, लेकिन अल्टीमेटली अभी कितना लेना है वो बताओ ना। हाँ, अभी ना 11,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, समराइज मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है। ओके, तो ये समराइजिंग भी एंड में किया जाएगा, जाहिर सी बात है एंड में ही किया जाएगा, शुरू में थोड़ी ना करेंगे, हर वक्त थोड़ी ना करते रहेंगे। ठीक है, तो साल भर हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, साल भर तक वी विल बी कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग द डिटेल्स, और एंड में हम रुक के क्या करेंगे, समराइज करेंगे। सो नॉर्मली ये जो समराइजिंग प्रोसेस होता है, दिस इज बाय मेकिंग समथिंग कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, समराइजिंग होता है, पूरे अकाउंटिंग डिटेल्स का फाइनल समरी। दिस इज व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, सो दोस्तों अगर मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूं, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बात करूं, किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, किसी कंपनी की बात करूं, किसी की भी बात करूं, कोई भी हो, सभी का अकाउंटिंग प्रोसेस रिमेन्स द सेम। ऐसा ही होता है, सभी लोग पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इन देयर रिकॉर्ड बुक, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, और आखिर में समराइज करेंगे बाय मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अब ये फाइनल अकाउंट्स तो मैंने बताया, लेकिन इससे पहले ना ये जैसे हमारा ये रिकॉर्ड कीपिंग खत्म होता है और इससे पहले कि हमारे फाइनल अकाउंट्स बन जाए, इससे पहले ना एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखिए, पहले तो आप लोग इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ट्रायल। मतलब दिस इज नॉट रियल, दिस इज ट्रायल, है ना। अच्छा, मतलब सर ट्रायल है मतलब क्या, मतलब ऐसा समझ लो कि दिस इज लाइक रफ वर्क। अब रफ वर्क का इंपॉर्टेंस आप लोग सब समझते हो। जैसे आप लोग कई बार ऐसा करते हो ना, एक अलग से पेज रखते हो साथ में, रफ पेज, है ना, कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए, या रजिस्टर का आखिरी पेज रफ पेज, है ना। तो ऐसे ही कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। इट इज अ रफ वर्क, इट इज नॉट अ फेयर वर्क।
यानी इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक कीपिंग प्रोसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है, अलग से किसी पेज में या किसी रजिस्टर के पीछे में। यहां हम सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, व्हाट इज दैट, द एप्लीकेशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट। बाप रे सर क्या बोले आपने, अरे सीधे भाषा में हम लोग यहां पर ये चेक करते हैं कि इंडिविजुअली इफ आई वाज फॉलोइंग डुअल एस्पेक्ट, कहने का मतलब इंडिविजुअली हर ट्रांजैक्शन में मैं दो एस्पेक्ट देख रहा था, जिसमें एक को मैं डेबिट कर रहा था, दूसरे को मैं क्रेडिट कर रहा था। यानी इंडिविजुअली मैंने मेक श्योर किया था कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन, 100 ट्रांजैक्शन, जितने भी अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन है उन सब के बाद अल्टीमेटली द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। सो वो हो रहा है कि नहीं, इसी को चेक करने के लिए वी मेक अ ट्रायल बैलेंस। यहां पे सिर्फ यही चेक किया जाता है कि क्या इतने सारे ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद अल्टीमेटली डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है, तो ये चेक किया जाता है। दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक बार ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, आई मीन टैली हो गया, एक बार ये टैली हो गया तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, हाँ यार मतलब शायद मैंने कोई गलती नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मतलब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। सर ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है अगर हमने कुछ तो भी गलती किया है, यानी हमने वो जो जर्नल और लेजर वाला जो काम किया है ना, इसमें कहीं तो भी कुछ तो भी हमने गलती कर दिया है, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, ठीक है। सर तो क्या करे, अभी क्या करे, ढूंढो क्या गलती है, इसको ढूंढना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तो जो भी गलती किया इसे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के इफ देयर आर एनी एरर्स, इफ एनी एरर्स, इफ एनी, देन बिफोर फाइनलाइजिंग द थिंग्स, बिफोर मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स, हमें इन एरर्स को करना पड़ेगा रेक्टिफाई। सो यहां एक और प्रोसेस आता है कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग द करेक्शंस, रेक्टिफिकेशंस, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे टू फाइनल अकाउंट्स। बात समझ में आ रहा है? राइट नाउ मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में आज समझा दिया, ठीक है। एक बार शुरू से फिर से रिवाइज करके देखे, ठीक है। तो हमारा शुरू से क्या तैयारी होता है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग लिखने जा रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अभी मैंने आपको कहा कि शर्मा जी ना हमसे गुड्स खरीदते हैं, क्या कहा, शर्मा जी हमसे गुड्स खरीदते हैं। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज की सेल्स। बताइए आप, शर्मा जी हमसे गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, इज दिस अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज या सेल्स? परचेज, पक्का ना, परचेज। जवाब है कि सबसे पहले आपको देख लेना है कि मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, गेटिंग मी। सो इफ आई एम डूइंग द अकाउंटिंग इन माई बुक्स, तो भैया शर्मा जी ने खरीदा, मैंने तो बेचा है ना, मुझे मेरे नजरिए से सोचना है, आई विल कॉल इट एज सेल्स, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मुझे शर्मा जी के नजरिए से सोचना है, तो शर्मा जी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ही इज परचेजिंग, देन आई विल से इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज। बात समझ में आ रहा है? सो परचेज है कि सेल्स है, डिपेंड्स आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, आप किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हो। तो सबसे पहला मेरा ये काम होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेज, आई विल गैदर द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कौन से? फाइनेंशियल वाले और एंटिटी से रिलेटेड वाले, सब तरह के नहीं भैया, गॉसिप मटेरियल नहीं चाहिए हमको, ठीक है, ओके। तो यहां पर बेसिकली आई एम गैदरिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन अकाउंटिंग प्रोसेस का सबूत रखूंगा, एविडेंस रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो पूरा वाउचर फाइल एक बनाया जाएगा। उसके बाद आई विल गो फॉर द बुक कीपिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आई विल गो फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग, प्राइमरी बुक, जर्नल, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड बुक भी मेंटेन किया जा सकता है या बहुत सारे अलग अलग बुक्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक।
यहां पे रिकॉर्ड कर लेने के बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे रिकॉर्ड कर लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे लेजर में। यहां जर्नल में जो स्कैटर्ड डेटा था उसे क्लासिफाई किया जाएगा इनटू वन सिंगल प्लेस। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि वहां पे बता रहे थे कि डेबिट क्रेडिट करना, यहां पे एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। यहां पे हम एनालाइज कर पाएंगे इंडिविजुअल अकाउंट्स को। ठीक है, एक बार ये लेजर हो गया तो उसके बाद आगे बढ़ के हमें वैसे तो समराइज करना होता है, लेकिन उससे पहले एक बार हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है यार, एक तसल्ली हो जाएगी, प्राइमा फेसी एक एविडेंस मिल जाएगा कि सब सही चल रहा है। लेट्स प्रोसीड अहेड टू मेक द फाइनल अकाउंट्स। लेकिन अगर कहीं पे भी मुझे ऐसा नजर आया कि नहीं रे बाबा ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि देयर आर सम एरर्स। अगर एरर्स है तो आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स। उसके बाद आई विल कम बैक एंड summarize that financial transactions and events in the form of making final accounts। ठीक है, एक छोटी सी बात कह देता हूं। This final accounts is presented in something called as financial statements। सुना होगा इसका नाम। Final accounts is presented in something called as financial statements, and this financial statements is something which is distributed publicly। आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको उनके वेबसाइट में नजर आ जाएगा, इजीली डाउनलोड कर लोगे। आपके दिमाग में बड़े कंपनी में जिस कंपनी का भी नाम आ रहा है, सिर्फ गूगल में टाइप करके देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीसीएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्फोसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्पल, टाइप करके देखो मिल जाएगा आपको। किडिंग मी? हाँ, लेकिन ऐसा लिख के देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, द जर्नल बुक ऑफ एप्पल या लेजर बुक ऑफ एप्पल, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। किडिंग मी? कहने का मतलब कोई भी ऐरा गैरा दत्तू खैरा आएगा और उनके डिटेल्ड अकाउंटिंग को स्टडी कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। डिटेल्ड अकाउंटिंग इंटरनल होता है जो वो सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड करते हैं, दूसरों को नहीं दिखाते। बाकी पब्लिक को, दुनियादारी को, सबको अगर कुछ दिखाना है तो समरी दिखाते हैं भैया, पूरा डिटेल नहीं दिखाते। यानी दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके लिए भी है, लेकिन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली मेंट फॉर अदर्स। किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो और अपना इंफॉर्मेशन डिराइव करके आगे बढ़ो। सो बात यही है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे भी काफी जिम्मेदारी होती है, काफी सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि इसको यूज करने वालों को उनके काम की डिटेल इसमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, सो वो चीजों को बराबर ध्यान में रखते हुए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो कैसे बनाते हैं इसमें भी हम लोग आएंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, सिर्फ एक इंडेक्स जैसा थ्योरी बताया मैंने आपको। कल इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ओके, चलो, ओके देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।